हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, लेकिन हमारे अपने देश के लोग इसे बोलने को तैयार नहीं। लोग अंग्रेजी बोलने को तैयार हैं। You really must like very good at this gathering. Nobody has an answer to this. जब किसी भी स्टेट में आप जाते हो तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आप हमारे स्टेट में आए हो तो हमारी भाषा बोलो। आपको भी लगता होगा कि हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, तो हिंदी आखिर बोली कहाँ जाती है? राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, कर्नाटक जाना है तो कन्नड़ सीखनी पड़ेगी और महाराष्ट्र जाना है तो मराठी। हम में से कितने लोगों को पता है कि इंग्लिश भारत की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि ये भारत की सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है। सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है बंगाली। इसके अलावा स्कूल टाइम में भी हमें गलत पढ़ाया गया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज, जबकि असलियत तो यह है कि भारत के पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो उस देश की सोसाइटी और कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343(1) के मुताबिक ऑफिशियल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा होती है, सरकार और सरकारी काम काज की भाषा। तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। अब जानने वाली बात यह है कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये दो है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। अब इंग्लिश का यहां पे क्या काम? हिंदी के साथ में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनी? आजादी के बाद साल 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के गए थे और बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने ब्रिटिशर्स के पीछे इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त 15 साल के लिए भारत में इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू किया गया। प्लान ये था कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट होगी वो अगले 15 साल तक हिंदी को भारत में पॉपुलराइज करेगी और इतना फैलाएगी कि जब हिंदी भारत में पूरी तरह फैल जाएगी तो इंग्लिश को हटाकर पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रख दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद आया साल 1956, जब लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट को डिवाइड और मर्ज करके नए स्टेट बनाए गए। इससे उन स्टेट्स की रीजनल लैंग्वेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। अब स्टेट्स के पास अपनी खुद की लैंग्वेज आ गई थी और इन्हें स्टेट से बाहर आपस में कनेक्ट करना होता था, तो ये सारे स्टेट्स इंग्लिश से काम चलाते थे। लेकिन इस चक्कर में हिंदी की एंट्री जो पहले से मुश्किल थी वो और भी मुश्किल में पड़ गई। ये 15 साल का पीरियड जब खत्म होने वाला था तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वो हिंदी इंपोजिशन के डर से प्रोटेस्ट करने लगे। हालात जब सिविल वॉर जैसे होने लगे तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास करना पड़ा, जिसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करना पड़ा, जब तक कि भारत के सारे स्टेट्स हिंदी को भारत की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानने लग जाते, जो कि भारत के काफी हिस्सों में आज तक लोग नहीं मानते। बहुत सारे लोगों का यह तर्क है कि उनकी रीजनल लैंग्वेज ही हिंदी से काफी ज्यादा पुरानी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में जाना पड़ेगा जब संस्कृत भारत में बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत की सारी लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज से आती है, जिनका जन्म हुआ है वैदिक संस्कृत से, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें हिंदू धर्म के ज्यादातर लिटरेचर लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत से बनी क्लासिकल संस्कृत, जिसे उस वक्त ज्यादातर ब्राह्मण लोग बोलते थे और बाकी लोग उस वक्त बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज, जो वैदिक संस्कृत का दूसरा रूप थी। मतलब एक तरफ क्लासिकल संस्कृत बोलने वाले ब्राह्मण और दूसरी तरफ प्राकृत बोलने वाली बाकी जनता। प्राकृत जो थी वो काफी सारी लैंग्वेज का एक ग्रुप थी, इसीलिए उसे हिंदवी यानी हिंद की भाषा भी कहा जाता था। अब काफी वक्त तक भारत में तरह तरह की प्राकृत भाषाएं बोली जाती रही, लेकिन जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ और मोहम्मद गोरी भारत आया तब मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में इस्लामिक शासन हो गया। साल 1206 में यहां दिल्ली सल्तनत बनी और पर्शियन इस किंगडम की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी।
और प्राकृत यानी हिंदवी लैंग्वेज को अपने ही देश में सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। बाद में पर्शियन और हिंदवी लैंग्वेज आपस में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल की जाने लगी और एक नई भाषा निकलकर सामने आई जिसे हिंदुस्तानी बोला गया। इस भाषा से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां आपस में मिलने लगी और उसे ही गंगा जमुनी तहजीब कहा गया। साल 1519 में जब बाबर भारत आया तो भारत पर मुगल एम्पायर का राज हो गया और तब हिंदुस्तानी पर्शियन लैंग्वेज के और भी ज्यादा कांटेक्ट में आ गई और तब इस भाषा का एक नया वर्जन निकलकर सामने आया जिसे उर्दू बोला गया। The Supreme Court of India rejected a petition challenging the use of उर्दू भाषा उर्दू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उर्दू शब्द की जड़ जो है वो तुर्की भाषा के शब्द उर्दू में है जिसका मतलब होता है सेना, यानी कि मुगल एम्पायर के ज्यादातर सोल्जर्स जो थे वो उस वक्त उर्दू ही बोला करते थे और एक वक्त पर उर्दू हिंदवी पे इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू हुए वो सारे के सारे उर्दू या पर्शियन में लिखे जाने लगे। उदाहरण के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान स्टेट की लोकल बॉडीज ने मौलाना अबुल कलाम आजाद और पर्शियन इंस्टीट्यूट से स्पेशली स्टूडेंट्स हायर किए हैं जो उस वक्त की लैंड डीड्स को पढ़ सके, क्योंकि इन जमीनों के सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो उर्दू और पर्शियन में थे, क्योंकि उस वक्त भारत में इन्हीं भाषाओं में काम होता था। हमने अब तक बात करी हिंदवी, हिंदुस्तानी और उर्दू की, लेकिन इन सब के बीच में हिंदी कहाँ है? हिंदी के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साल 1787 में एक ब्रिटिश डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपनी जमी जमाई मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर भारत में इंडिगो की खेती करनी शुरू करी, लेकिन उनका ये स्टार्टअप बहुत जल्दी फेल हो गया। लेकिन इस स्टार्टअप के चलते उनके पूरे भारत में काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन गए और भारत के लोगों से बात करते करते उनका भारत की लोकल लैंग्वेज के लिए प्यार बहुत बढ़ गया। साल 1790 में जॉन गिलक्रिस्ट ने एक इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी पब्लिश करी। इसके बाद अगले 10 से 12 सालों में उन्होंने काफी भारत घूमा। तब उन्हें पता चला कि अगर भारत को रूल करना है तो यहाँ की भाषा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक भारत में रह रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स को पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज ही सिखाई जाती थी। अब गिलक्रिस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह सलाह दी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन दूसरी भाषाओं के साथ साथ हिंदुस्तानी भी सिखाई जानी चाहिए। इस तरह कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से शुरू हुआ एक कॉलेज जिसका नाम था गिलक्रिस्ट का मदरसा, यानी कि ओरिएंटल सेमिनरी, और ये ही आगे जाकर बना फोर्ट विलियम कॉलेज। ये इंस्टीट्यूट काफी फेमस हुआ। यहाँ हिंदुस्तानी भाषा ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाई गई। गिलक्रिस्ट का मानना था कि हिंदुस्तानी जबान पूरी तरह हिंदवी थी, लेकिन ये अरेबिक और पर्शियन के संपर्क में आने की वजह से बदल गई। तो उसने कॉलेज के स्कॉलर्स को हिंदुस्तानी भाषा को संस्कृत से मिक्स करके लिखने को कहा और ऐसे तैयार हुई मॉडर्न हिंदी, एक ऐसी भाषा जो उस वक्त देश में तोड़ मोड़कर हर जगह बोली जा रही थी। यानी कि जो हिंदी आप और हम बोलते हैं वो हिंदी 200 साल से भी कम पुरानी है। अब जब हिंदी इतनी नई भाषा है तो हिंदी ने पूरे देश में इतनी भाषाओं को और अपने से पुरानी भाषाओं को रिप्लेस कैसे किया? तो इसका जवाब है साल 1971 की सेंसस, यानी कि जनगणना। इस सेंसस से पहले हिंदी या हिंदी जैसी 10 मदर टंग्स को हिंदी के डायलेक्ट में रखा गया था। डायलेक्ट यानी कि ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। लेकिन साल 1971 में हुई सेंसस में 48 मदर टंग्स को हिंदी के डायलेक्ट में शामिल कर दिया गया, यानी जो भाषा हिंदी से मिलती जुलती थी उसे हिंदी में मिलाकर एक पूरा ग्रुप हिंदी का ही बना दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ ताकि ऑन पेपर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। इसे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया गया कि आज 44% के साथ हिंदी भारत की मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है। भारत की सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज बंगाली सिर्फ 8% लोग ही बोलते हैं, यानी कि सेकंड मोस्ट से ये 5 गुना से भी ज्यादा बोली जाती है। हिंदी इतनी पॉपुलराइज हुई कि साल 1971 में जिन लैंग्वेजेस को हिंदी का डायलेक्ट समझकर हिंदी के ग्रुप में शामिल किया गया था, आज हिंदी और उन भाषाओं को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है और जो लोग उसी डायलेक्ट की भाषा बोलते हैं उन्हें कम पढ़ा लिखा भी माना जाता है कई केसेस में। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में तो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज ना बोलकर हिंदी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
भारत की अपनी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, यानी कि ऐसी भाषाएं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस है और भारत की सरकार उनके डेवलपमेंट में भी मदद करती है। सरप्राइजिंगली इनमें से एक भाषा नेपाली भी है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ दूसरे देश की भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में जगह दी है और उसे भी उतनी ही इज्जत दी है जितनी कि यहाँ की लोकल भाषाओं को। लेकिन भारत के अपने ही लोग पॉलिटिशियंस की बातों में आकर अपने ही देश में अपनी ही भाषा हिंदी को वो जगह देने से मना करते हैं जो जगह हिंदी की होनी चाहिए। भाषा हमें एक करती है, हमें जोड़ती है, लेकिन यही भाषा अगर किसी को शर्मिंदा करने या नीचा दिखाने का जरिया बन जाए तो यही भाषा हमें तोड़ती भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।